जो प्राइमरी स्कूल की टीचर्स हैं उसका आरक्षण महिलाओं के लिए 50% कर दिया गया है। तो ये तो आप सोच के चलिए कि अब अगर नौकरी राजपूतों में नॉर्मल तौर पे मिलेगी तो केवल महिलाओं को मिलेगी। पुरुषों के लिए आरक्षण व्यवस्था की वजह से जो संभावना है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। EWS है उसकी, हालांकि राजस्थान में सरलीकरण हो गया उसका, बट अदर स्टेट्स में नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हुआ। तो उसमें हमारा जो कोटा है, हमारा जो भी हम सोचते हैं हमें मिलना चाहिए, वो हमें छोटी नौकरियों में तो मिल जाता है, लेकिन अगर आप सोचें कि IAS में, ऑल इंडिया सर्विसेज में या बड़ी सर्विसेज में मिले तो उसकी संभावनाएं बहुत क्षीण है, क्योंकि बाकी जो समाज हैं जो सवर्ण कैटेगरी में आते हैं वो सब समाज हमसे बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। तो हमें शिक्षा के बारे में कंपेयर करें तो हम क्यों पिछड़े? हमारा तो शासन था 1000 साल से, 2000 साल से, हम तो सबसे अग्रणी थे समाज में, फिर हम क्यों पिछड़ गए? 50-60 साल में ऐसा क्या हुआ कि हमारा समाज इतना पिछड़ गया और बिल्कुल धरती पर आ गया? उन कारणों पर हमें विचार करना चाहिए। मैं जो इसके लिए सबसे मुख्य कारण मानता हूँ वो है हमारे में महिला शिक्षा का अभाव। हमने महिलाओं की शिक्षा पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, या ध्यान दिया तो इतना दिया कि इतना पढ़ा दें ताकि उसकी शादी हो जाए, क्योंकि आजकल अनपढ़ लड़कियों की शादियां होना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो केवल ये दिमाग में रख के अगर हम बच्चियों को पढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी पर्पज़ इससे सर्व नहीं होगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ द फादर इज एजुकेटेड ओनली ही गेट्स एजुकेटेड, बट इफ़ द मदर इज एजुकेटेड द होल फैमिली गेट्स एजुकेटेड। दैट्स द बेसिक डिफरेंस, कि एक पढ़ी लिखी माँ होती है तो वो अपने पूरे परिवार खानदान के संस्कार संस्कृति सबकी रक्षण करती है, संरक्षण करती है, एजुकेट करती है, और उनके बच्चे अपने आप मेधावी बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मूल मंत्र है वो गर्ल्स एजुकेशन का है, उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। मैं इसमें आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे एक बड़े नामचीन अधिकारी सुनील अरोड़ा राजस्थान में सेक्रेटरी टू CM रहे, 2 शेखावत साहब के साथ भी रहे, वसुंधरा जी के साथ भी रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हिंदुस्तान के। मुझे भी उनके साथ 5 साल CMO में काम करने का मौका मिला था। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, उन्होंने खुद मुझे ये बताया, उनके पिताजी रेलवे में साधारण अकाउंटेंट थे, बट उनकी मदर इंग्लिश लिटरेचर में MA थी, और वो 3 भाई, उन तीनों भाइयों को उस मदर ने पढ़ाया, लिखाया, ट्रेन किया, 2 IAS में और 1 इंडियन फॉरेन सर्विस में। सुनील अरोड़ा जी 3 भाई हैं, एजुकेटेड मदर की वजह से इंडियन फॉरेन सर्विस और 2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उनका सिलेक्शन हुआ। तो ये आप कल्पना कीजिए कि अगर हमारे हर घर में पढ़ी लिखी महिलाएं हो उस लेवल की अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पे, तो हमारे समाज का कोई रोक नहीं सकता उसकी प्रगति के लिए। अब अगर हमें इस संदर्भ में दूसरे समाज हैं उनसे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज अगर आप जयपुर से बीकानेर जाते हैं तो रास्ते में सीकर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की सड़क पे, नेशनल हाईवे पे आपको केवल एजुकेशन के विज्ञापन नजर आएंगे। दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं मेरिट की फैक्ट्री लगी हुई है, कहीं कुछ लगा हुआ है। मैं उनकी दूसरी गतिविधियों पे बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो शिक्षा के प्रति वहाँ रहने वाले जाट समाज में, उन समाजों में जो चेतना आई है और जिस वे में वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसका आज हमें हर जगह, हालांकि उनको आरक्षण का भी लाभ मिला, लेकिन उसकी वजह से आज हर कहीं पे आपको ऑफिसेज में उनके समाज के लोग नज़र आते हैं, हमारे समाज के लोग कम नज़र आते हैं। जोधपुर में माली समाज है, उन्होंने एक ही काम किया है, कॉमर्स रिलेटेड बच्चों को एजुकेशन देते हैं, बिजनेस या कॉमर्स की, और पिछले 15 साल से वो बैंकिंग सर्विसेज में सिलेक्शन के इंस्टीट्यूट चलाते हैं, केवल बैंकिंग में सर्विस में। और आज हजारों युवक जोधपुर के माली समाज के बैंकिंग सर्विसेज में, इन ऑल नेशनलाइज्ड बैंक्स में आपको हर बैंक में 3-4 माली समाज के अधिकारी मिलेंगे।
फिर आपको चाहे लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपका काम कहीं पर भी नहीं अटकता है। अभी डॉक्टर नारायण सिंह जी माणकलाव हमारे 3 बच्चों को लेके नीट का एलेंस इंस्टीट्यूट में भर्ती कराने के लिए गए थे जोधपुर में। तो वहाँ एक विश्नोई समाज के प्रतिनिधि बैठे थे जो समराथल से आए थे। उन्होंने कहा कि साहब हम हर साल 200 विश्नोई बच्चों को हम इस एलन इंस्टीट्यूट में नीट की परीक्षा के लिए भर्ती कराते हैं कोचिंग के लिए, और उसका सारा खर्चा जो है वो समराथल का जो आश्रम है इनका जम्मू जी का, वहाँ से आता है सारा पैसा। क्या हमने इस बारे में कभी सोचा है कि इस तरह से हम एक समेकित इस तरह का प्रयास करें कि हमारा समाज इस तरह से आगे बढ़ सके, जिसके लिए एक समुचित व्यवस्था हो इस तरह की। तो ये हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। हमें गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हमें टेक्निकल और साइंस की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारा समाज है वो इस संदर्भ में आगे बढ़ सकता है। दूसरी एक बात मैं आपके सम्मानित मंच के माध्यम से कहना ये भी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले जो कहा कि हमारा समाज धीरे धीरे गाँवों से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहा है, और हमारी जो गाँवों में परिसंपदा है, हमारी विरासत है, हमारे पुराने स्मारक हैं, हमारे जो जुंजार हुए उनकी छतरियाँ हैं, उनकी देवलियाँ हैं, चबूतरे हैं, उनकी और हमारे घरों की, हवेलियों की, गढ़ों की, महलों की कोई संरक्षण ज़्यादातर स्थिति में नहीं हो रहा है। और हम धीरे धीरे हमारे बच्चे हैं वो अगली पीढ़ी तक ये स्थिति होगी कि वो GPS लगाकर वहाँ जाएंगे, लोकेशन ढूंढेंगे और उसको बेच कर आएंगे। ये होने लग गया है, शुरू हो गया, लोग ज़मीनें बेच रहे हैं। इस बारे में भी हमें एक चिंतन करने की आवश्यकता है। हमने एक छोटा सा प्रयास हमारे गांव में किया। हमारे 250 साल पहले जो हमारे सुख सिंह जी जुंजार हुए थे, उनका एक चबूतरा था बहुत ही टूटी हुई हालत में। सभी लोगों ने 3-4 गाँवों के जो वंशज हैं उन्होंने मिलकर उसका जीर्णोद्धार किया, और हर साल उनकी पुण्यतिथि पर वहाँ पर सभी इकट्ठे होकर एक आयोजन करते हैं, हवन करते हैं। तो सब 3 पीढ़ियाँ कम से कम आपस में मिलती है, और बच्चे और जो शहरों में अलग अलग जगह बस गए हैं वो आके मिलते भी हैं, कम से कम जान पहचान उनकी बढ़ती है। तो हमें हमारी जो विरासत है गाँव में उसके संरक्षण पर भी हमें इस सम्मेलन में आप सभी जगह से पधारे हैं तो हमें विचार करना चाहिए। चूँकि ये परम श्रद्धेय महाराणा प्रताप की धरती है, तो मैं एक रोचक जानकारी इस संबंध में भी देने का यह अवसर मुझे मिला है तो मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक माननीय विधायक, 2 माननीय सांसद विराजे हुए हैं, और पार्लियामेंट हालांकि नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है, लेकिन आपने पुरानी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसमें महाराणा प्रताप की मूर्ति और प्लेट्यू पूरा लगा हुआ देखा होगा। वो प्लेट्यू कैसे लगा, या सरकारें किस तरह हमारे जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में इंटरेस्ट लेती या नहीं लेती, उसकी मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। मैं सन 2005 से 2007 तक श्रद्धेय भैरू सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति के पास उपराष्ट्रपति का निजी सचिव पदस्थापित था दिल्ली में। तो मैं एक दिन राज्यसभा में पार्लियामेंट के पीछे एक चक्कर लगा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शिवाजी की और सभी बड़े बड़े जो हमारे राष्ट्रीय हीरो हैं उन सब की मूर्तियां लगी हुई, लेकिन महाराणा प्रताप की वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी। मैंने इस बारे में राज्यसभा के सेक्रेटरीट में पता किया, तो एक पतली सी फाइल मुझे वहाँ मिली जिसमें 5-7 पन्ने लगे हुए थे। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी का पहला प्रस्ताव था 90s में कि मैं मूर्ति लगाऊंगा महाराणा प्रताप की। उसके बाद वो लंदन में हाई कमिश्नर बन के चले गए। फिर जसवंत सिंह जी ने ये प्रस्ताव दिया, फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, बट उनको समय नहीं मिला। उसके बाद वो LOP बन गए, उनको भी समय नहीं मिला। इस बीच में यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, स्टेट गवर्नमेंट को पार्लियामेंट ने लेटर लिखा कि आप ये मूर्ति का खर्चा दीजिए। तो यहाँ से चीफ सेक्रेटरी का एक लेटर गया कि हमारे पास में इस कार्य के लिए कोई फंड नहीं है, और वो फाइल वहाँ पर क्लोज होगी। मैंने उस फाइल को निकाल के श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया, और मैंने उनको बताया कि ये पिछले 15 साल से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। उन्होंने उसे देखा, जसवंत सिंह जी को बुलाया, वसुंधरा जी को बुलाया, शी वाज द चीफ मिनिस्टर हियर, और कहा कि आप बोलिए कौन लगाएगा। जसवंत सिंह ने कहा कि मैंने पहले प्रयास किया था, मैं लगाऊंगा।
और जसवंत सिंह साहब ने 1 साल में पूरा प्रयास करके वहाँ पे महाराणा प्रताप का पूरा प्लेटू राज्यसभा चेयरमैन की एंट्री गेट नंबर 18 पे वहाँ पर स्थापित किया। ये एक मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मुझे आपने यहाँ बुलाया, मुझे अवसर दिया आप सबसे मिलने का, मैं उसके लिए आयोजक मंडल का आभारी हूँ। थैंक यू।